बेटा नेक्स्ट इज मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंडक्टर। बेटा किसी कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मोशन कैसा होगा? बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स को तो पता ही है कि हाँ ठीक है, न्यूक्लियस बीचों बीच है, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर काट रहे हैं। एक बार डिस्कस कर रहे हैं हम किसको बेटा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स को, कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मेटल के अंदर या बेटा मेटल के खाली स्पेस में, लैटिस में किस तरह से मूव करते हैं, उसको डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए बेटा देखते बेटा इस बात को। सुनना बच्चा, इसके लिए मैं एक लाइन बोलूंगा और वो लाइन बोलकर मैं बिल्कुल है ना कंपेयर कर दूंगा कि बेटा मैं कैसे है ना इस बात को, सारी बात को आगे बताने वाला हूं। लैटिस के अंदर, मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मोशन बिल्कुल वैसे ही है जैसे इस रूम के अंदर एयर पार्टिकल्स का है, बस बिल्कुल वैसे। अब कहीं तुम ये तो नहीं सोच रहे कि सर एयर पार्टिकल्स का मोशन रूम के अंदर कैसे है? बेटा आप लोगों ने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में पढ़ रखा होगा कि रूम के अंदर एयर पार्टिकल्स का मोशन कैसे है। नहीं याद तो बेटा मैं कुछ पोस्टुलेट्स बोल के बताता हूँ, लिखा तो बेटा कभी ना कभी रखे होंगे, मैं बोल के बताता हूँ। पहले था कि ऑल द पार्टिकल्स आर मूविंग विथ रैंडम पॉसिबल वेलोसिटीज गिविंग प्रेफरेंस टू नो डायरेक्शन इन एवरी पॉसिबल डायरेक्शन, एवरी पॉसिबल वेलोसिटी। हर डायरेक्शन में आपके एयर पार्टिकल्स भाग रहे हैं इधर से उधर, किसी भी डायरेक्शन को बड़ा प्रेफरेंस दिए बिना। एवरेज वेलोसिटी इस कारण से बड़ा क्या करती थी, जीरो। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होता था बड़ा पार्टिकल्स के पास वेलोसिटी उतनी ही ज़्यादा होती थी, स्पीड ज़्यादा होती थी। एवरेज वेलोसिटी अगेन बड़ा इट वुड हैव बीन जीरो। यही सब बातें थी बेटा। बाकी दीवार से इलास्टिक कोलिजन करता है, बीच में कोई हिंड्रेंस आ गई तो उससे इलास्टिक कोलिजन करता है, दो गैसेस मॉलिक्यूल्स अगर टक्कर करेंगे तो कोलिजन इलास्टिक होगा, वगैरह वगैरह ये सब बातें थी। तो वही बातें बेटा मोर और लेस यहाँ पर भी आएंगी। चलिए हो सकता है बेटा आपको बातें याद ना हो तो मैं लिखा देता हूँ, लेकिन मैं अब लिखाऊंगा बेटा किसके लिए, गैसेस के लिए नहीं, इलेक्ट्रॉन्स के लिए। लेकिन कोई भी समझदार बच्चा समझ जाएगा कि सर ये सारी बातें हम पढ़ चुके हैं। बस उस टाइम गैसेस पार्टिकल्स बोला था और आज हम क्या शब्द यूज़ कर रहे हैं बेटा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो सुनिए बेटा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मोशन बेटा कंडक्टर के अंदर है। तो बेटा पहली बात, फ्री इलेक्ट्रॉन्स विल मूव with random velocities, मनचाही स्पीड, मनचाही डायरेक्शन, ऐसे रैंडम हर तरफ। फ्री इलेक्ट्रॉन्स विल मूव इन एवरी पॉसिबल डायरेक्शन विदाउट गिविंग प्रेफरेंस टू एनी डायरेक्शन। किसी भी डायरेक्शन को बिना प्रेफरेंस दिए बेटा वो हर पॉसिबल डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे। फेयर इनफ। हाँ, अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स को आपने इस तरफ घसीट लिया है, और अगर इस तरफ घसीट लिया है तो ऑफ कोर्स बेटा फिर सारे के सारे पार्टिकल्स प्रिफर्ड है किस तरफ मूव करने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। लेकिन जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है बेटा तब तक सारे के सारे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रैंडमली हर डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहे हैं। अच्छा, हर पॉसिबल डायरेक्शन में अगर मूव कर रहे हैं तो मैं एक बात और बोल दूं कि कोई इलेक्ट्रॉन बेटा हो सकता है कि इस तरफ u1 वेलोसिटी से भाग रहा हो, कोई पार्टिकल बेटा हो सकता है कि इस तरफ u2 वेलोसिटी से भाग रहा हो। बेटा ये u है, v नहीं है बेटा। कोई इलेक्ट्रॉन बड़ा हो सकता है कि इस तरफ u3 वेलोसिटी से भाग रहा हो, और कोई nth इलेक्ट्रॉन है बेटा वो हो सकता है कि इस तरफ un वेलोसिटी से भाग रहा हो। अगर आप इन सब की एवरेज वेलोसिटी निकालोगे तो एवरेज वेलोसिटी विल कम आउट टू बी 0। अगर किसी भी डायरेक्शन को प्रेफरेंस नहीं दोगे तो बेटा बाय ऑब्वियस, बाय सिमेट्री भी ऐसा कह सकता हूँ कि बेटा एवरेज वेलोसिटी कम्स आउट टू बी 0। और अगर एवरेज वेलोसिटी 0 है तो किसी भी क्रॉस सेक्शन से कोई करंट नहीं गुजरेगा। भले ही
चार्ज पार्टिकल्स के पास वेलोसिटी हो मगर कोई करंट नहीं गुजरेगा। मैं वापस आऊँगा इस बात पे, एक बार थोड़ी सी बातें और रिपीट कर लें। इनकी स्पीड और टेम्परेचर को आप हल्का फुल्का इस तरह से रिलेट कर सकते हो कि हाफ, बिल्कुल बेटा वैसे यूज़ कर रहा हूँ जैसे बेटा केमिस्ट्री में यूज़ किया था और इवन बेटा अपन ने गैसेस स्टेट में भी यूज़ किया था कि हाफ m/u स्क्वायर इज नियरली इक्वल टू, रफली इक्वल टू 3/2 kT। K इज नोन एज बेटा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, T इज नोन एज टेम्परेचर। तो जो भी आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी स्पीड जो है उसका एक ऑर्डर निकाल सकते हो आप इस तरीके से, एंड दैट इज हाफ m/u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3/2 kT। T must be temperature in Kelvin and K is your Boltzmann constant। बड़ा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आप यूज़ कर ही सकते हो। रूम टेम्परेचर के आसपास बेटा, रूम टेम्परेचर के आसपास अगर आप बेटा इस U को निकालोगे तो इस U की बेटा वैल्यू लगभग 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड के ऑर्डर में आएगी। मतलब रूम टेम्परेचर पर मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो हर तरफ भाग रहे होंगे, लेकिन उसकी जो एवरेज स्पीड है, या फिर बेटा हम कभी RMS स्पीड बोलते थे बेटा उसको कभी ना कभी गैसेस स्टेट वगैरह के अंदर, तो जो RMS स्पीड है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड है, वो रफली 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड आएगी। तगड़ी वेलोसिटी बेटा, तगड़ी वेलोसिटी, अच्छी खासी वेलोसिटी है। इतनी अच्छी वेलोसिटी के साथ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मेटल के अंदर भाग रहे हैं, बट इन एवरी पॉसिबल डायरेक्शन विदाउट गिविंग प्रेफरेंस टू एनी डायरेक्शन। और अगर वो किसी भी डायरेक्शन को अगर प्रेफरेंस नहीं दे रहे हैं तो ऑब्वियस बात है कि करंट नहीं आएगा, करंट अब भी नहीं आएगा। मैं फिर से बोलता हूँ कि करंट क्यों नहीं आएगा, कि मान लीजिए कि ये कोई क्रॉस सेक्शन है, तो अगर मान लीजिए कि अगर कोई भी डायरेक्शन अगर प्रिफर्ड नहीं है तो जितने इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर जाएंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर चले जाएंगे। तो इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से जो टोटल चार्ज पास हुआ है वो तो जीरो हो जाएगा। अगर मान लीजिए 5 कूलम इधर गया तो 5 कूलम इधर चला गया, तो नेट जो चार्ज फ्लो तो जीरो हुआ, क्योंकि डायरेक्शन तो कोई प्रिफर्ड नहीं है। अगर मान लीजिए कि मैं ऐसे कोई क्रॉस सेक्शन बनाऊं, ऐसे कोई क्रॉस सेक्शन बनाऊं, तो इलेक्ट्रॉन्स तो हर रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो इतना तो तय है कि जितने जैसे इलेक्ट्रॉन्स यूँ आएंगे बेटा वैसे इलेक्ट्रॉन्स यूँ आएंगे, जितने इलेक्ट्रॉन्स ऐसे आएंगे उतने इलेक्ट्रॉन्स यूँ आएंगे, जितना करंट ऐसे आएगा उतना ही करंट ऐसे जाएगा। तो किसी भी क्रॉस सेक्शन से गुजरने वाला तो चार्ज है बेटा वो तो जीरो आ जाएगा। तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स बहुत तगड़ी वेलोसिटी के साथ इधर उधर भाग रहे हैं, लेकिन इतनी तगड़ी वेलोसिटी होने के बावजूद उनके कारण किसी प्रकार का कोई करंट नहीं आया है। द रीजन इज कि जो डायरेक्शन है वो प्रिफर्ड नहीं है, किसी डायरेक्शन को उन्होंने प्रेफरेंस दी नहीं, और हर रैंडम पॉसिबल डायरेक्शन में अगर जाओ तो थोड़ा एवरेज वेलोसिटी आपकी जीरो आएगी, और अगर एवरेज वेलोसिटी जीरो आएगी तो हर क्रॉस सेक्शन से गुजरने वाला नेट चार्ज थोड़ा हमेशा जीरो आएगा। और आप कह सकते हो कि इतनी तगड़ी वेलोसिटी, इतनी अच्छी वेलोसिटी होने के बावजूद किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया से कोई नेट चार्ज नहीं गुजरेगा बेटा, कोई नेट चार्ज नहीं गुजरेगा। तो आप एक बात लिख सकते हो बेटा, मैं कहाँ, हाँ बेटा एक बात लिख सकते हो, एक छोटा सा स्टेटमेंट लिखना बेटा, दैट इज free electrons have velocity in order of 10⁻⁶ meters per second, but still through any cross section charge passing will be zero and hence current will be zero। सर आपने तो लिखा था कि करंट इज इक्वल्स टू एन ए इंटू ई, सॉरी एन इंटू ए इंटू क्यू इंटू वी, हाँ बेटा सिखाया था, लेकिन इस डेरिवेशन के अंदर सारे के सारे चार्ज पार्टिकल्स के पास सेम वेलोसिटी थी।
और अब हम जो कंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स को देख रहे हैं उनके पास बड़ा वेलोसिटी सेम थोड़ी है, उनके पास तो किसी के पास वेलोसिटी आगे है तो उतनों के पास ही पीछे है, जितनों के पास लेफ्ट है उतनों के पास ही राइट है, जितनों के पास ऊपर है उतनों के पास ही नीचे है। तो किसी भी क्रॉस सेक्शन से गुजरने वाला नेट चार्ज तो बड़ा आपका जीरो आएगा, और अगर नेट चार्ज जीरो आएगा तो हम कह सकते हैं कि आपका करंट भी तो जीरो आएगा। तो किसी प्रकार से कोई करंट पास नहीं होगा। आई होप दैट्स ओके। अब लेकिन हम तो चाहते हैं कि करंट आए, है कि नहीं बेटा, हम तो चाहते हैं करंट आए। तो करंट लाने के लिए क्या करें, करंट लाने के लिए क्या करें? है ना, हाँ बेटा, मैं क्या कर रहा था कि करंट लाने के लिए क्या करेंगे। करंट लाने के लिए हम लोग ना मेटल के अंदर, कंडक्टर के अंदर ना एक इलेक्ट्रिक फील्ड लेके आएंगे, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड लेके आएंगे तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड से हो सकता है कि बेटा हम चार्ज पार्टिकल्स को दौड़ने के लिए मजबूर कर दें, और अगर चार्ज पार्टिकल्स दौड़ने के लिए मजबूर कर दें वो भी किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन के अंदर, तो जैसे स्पेसिफिक डायरेक्शन के अंदर बेटा चार्ज पार्टिकल्स दौड़ेंगे तो हो सकता है कि बेटा करंट आ जाए। तो चलिए लेट्स ट्राई। मैं मानता हूँ कि बेटा थोड़ा सा बोरिंग है, लेकिन ये मान के चल लो कि करंट इलेक्ट्रिसिटी का सिर्फ और सिर्फ पहला लेक्चर ही बोरिंग है। उसके बाद तो जैसे सवाल होने स्टार्ट होंगे ना फिर तो एकदम मामला बिल्कुल सेट हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ आज का लेक्चर ही ऐसा जिसमें तुम्हें लग रहा होगा कि सर बार बार सर थ्योरी बोल रहे हैं, तो आज में थ्योरी निपट जाएगी बेटा। कल से अपना मामला बिल्कुल एकदम सेट सा रहेगा, जैसे ओम्स लो, किरचॉफ वोल्टेज लो, किरचॉफ करंट लो, ये सब चीज़ें आएंगी। उसके बाद ये बहुत ही ट्रिवियल हो जाएगा, फिर इतना मुश्किल नहीं लगेगा। ठीक है, तो आज झेलने वाली बात है, आज झेल। और मैं जानबूझ के बेटा इतनी डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ कि मुझे लगता है कि इन छोटी छोटी बातों पर हो सकता है कोई मेन का सवाल ना जाए, है कि नहीं यार। हो सकता है कि इन छोटी छोटी बातों पर एडवांस में कोई तगड़ा कॉन्सेप्ट कोई सवाल पूछ ले, तो मैं तो बड़ा बिल्कुल पूरा बेसिक से बताने के मूड में हूँ यार, है ना। वैसे टाइम भी अपने पास, सो कर लेते हैं। चलिए बेटा, आपके पास बेटा कहानी ऐसी है, सुनना। मुझे करंट चलाने के लिए बेटा मान लीजिए कि मैंने ना ऐसे कंडक्टर लिया, एक कंडक्टर लिया, और मुझे इलेक्ट्रॉन्स को दौड़ाना है, तो मैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करने के मूड में हूं। मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करने के लिए यहां पर बेटा कोई तगड़ा सा पॉजिटिव चार्ज लाके रख दिया। जैसे बेटा मैंने यहां पर पॉजिटिव चार्ज लाकर रख दिया, इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ऐसे। तो जो इलेक्ट्रॉन्स अभी हर पॉसिबल डायरेक्शन के अंदर रैंडमली मूव कर रहे थे, अब उनका मोशन थोड़ा बायस्ड हो जाएगा, उनका हल्का सा मोशन बायस्ड हो जाएगा, क्योंकि उन इलेक्ट्रॉन्स पर अब एक फोर्स लगेगा इस तरफ, और उसकी वैल्यू होगी E × E। इस कारण से इलेक्ट्रॉन्स जो पहले बेटा रैंडमली यूं मूव कर रहे थे, वो साथ साथ में इस तरफ ड्रैग होंगे, इस तरफ ड्रिफ्ट होंगे, और इस कारण यहां पर बेटा आपका एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा, और यहाँ पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा, तो यहाँ पर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा। और जैसे तुमने देखा कि इलेक्ट्रॉन्स इधर गए, मतलब एक इंस्टेंट के लिए करंट ऐसे आया, या फिर दूसरे शब्दों में कहूँगे तो पॉजिटिव चार्ज इधर आया। हालांकि हम जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज इधर आता नहीं है, होता क्या है कि यहाँ वाला नेगेटिव उठ के इधर चला गया। जैसे इलेक्ट्रॉन्स इधर गए तो किसी इंस्टेंट के लिए बेटा इस तरफ आपके पास कोई ना कोई करंट आया है। करंट की डायरेक्शन आप देख सकते हो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की तरफ ही है, जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी तरफ आपका करंट भी है। तो अगर करंट आपको इस्टेब्लिश करना है तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर एक लोचा हो गया जो मेरे समझदार बच्चे समझ गए होंगे। वो कह रहे होंगे कि सर ऐसा हमने कंडक्टर में भी देखा था, लेकिन फिर हमने आगे ये कहा था कि जैसे ये प्लस और माइनस चार्ज यहाँ पर इंड्यूस होगा, वैसे ये प्लस और ये माइनस अंदर की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड और क्रिएट कर देगा। और एक टाइम ऐसा आएगा, बहुत टाइम बाद नहीं, थोड़े टाइम बाद एक टाइम ऐसा आएगा जब ये अंदर वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर हो जाएगी, और उसके बाद अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी 0। और जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी 0 बेटा, वैसे आपके इलेक्ट्रॉन्स को घसीटना बंद, उनको ड्रैग करना बंद, उनको ड्रिफ्ट करना बंद। अब बेटा आपके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं
वो किसी प्रिफर्ड डायरेक्शन में नहीं घूमेंगे, और जैसे किसी प्रिफर्ड डायरेक्शन में नहीं घूमेंगे आपका जो करंट है वो अचानक से वापस से जीरो हो जाएगा, और अंदर कंडक्टर के बल्क के अंदर कहानी वही हो गई जो शुरुआत में थी। अब इलेक्ट्रॉन्स अगेन रैंडमली पॉसिबल हर डायरेक्शन में जैसे पहले भाग रहे थे वैसे भाग रहे हैं, अब कोई करंट नहीं है। तो आपने ये वाले इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करके करंट तो क्रिएट किया, लेकिन वो करंट आपने क्रिएट किया सिर्फ एक इंस्टेंट के लिए बस। और उसके बाद जैसे ही वो जो चार्जेस इंड्यूस हुए, चार्जेस इंड्यूस होते ही उन चार्जेस ने एक इलेक्ट्रिक फील्ड और क्रिएट की, अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आ गई जैसे हमेशा आया करती थी, और जैसे बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आ गई वैसे कहानी खत्म बेटा, वैसे ही हमारी कहानी खत्म बेटा, वैसे ही वही बात बड़ा वापस से पुरानी वाली आ गई कि हाँ भाई अब तो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, तो अब तो चार्ज पार्टिकल जैसे मूव कर रहे थे वैसे ही। लेकिन फिर भी हमारे दिमाग में एक बात सेट हो गई कि अगर मुझे करंट इस्टेब्लिश करना है तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट तो करनी पड़ेगी, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि अंदर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड रहे, अंदर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड रहे। सर ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा तब हो सकता है जब मैं यहां पर इस पॉजिटिव चार्ज को और नेगेटिव चार्ज को ठहरने ही न दूं, ठहरने ही नहीं दूं, क्योंकि यहां पर अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ठहर गया ना तो फिर ये इंड्यूस चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर देगा, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा हमारे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को बैलेंस कर लेगी, और वो बैलेंस कर लेगी तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वापस से जीरो हो जाएगी। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन बिल्कुल वैसे ही मूव करने लग जाएंगे जैसे पहले कर रहे थे, रैंडमली इन एवरी डायरेक्शन, कोई करंट नहीं आएगा। काश मैं इस प्लस चार्ज को और माइनस चार्ज को इकट्ठा ना होने दूं, इकट्ठा ना होने दूं, इसके लिए सबसे बढ़िया कॉन्सेप्ट ये है कि हम किसी तार से बेटा कंडक्टर से ही इन दोनों एंड्स को जोड़ दें, और हमेशा हमारा जो सर्किट होगा वो इस तरह से क्लोज्ड लूप बनाएंगे, जिससे बेटा क्या होगा कि जैसे ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर ठहरा, वो नेगेटिव चार्ज चलते चलते क्लोज्ड नहीं हो रहा, ठीक है, वो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ठहरेंगे नहीं, बल्कि बेटा चलते 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 यूँ आएंगे, और वो लगातार ऐसे से मूव करते रहेंगे। तो मैं है ना पूरे के पूरे सेट को क्लोज करने की कोशिश करूँगा। अगर क्लोज करने की कोशिश करूँगा तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर ठहरेंगे नहीं, बल्कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से लगातार इस मेटल के अंदर चलते चलते वापस यहाँ आ जाएंगे। और अगर बेटा इलेक्ट्रॉन्स यूँ चलते 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 ऐसे आएंगे तो रीजन के अंदर करंट ऐसे आ जाएगा। तो ऐसे हम क्रिएट कर सकते हैं। अब हमारे दिमाग में दो बातें सेट हो गई, पहले ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करनी है, और दूसरी ये कि चार्ज को इकट्ठा होने देना नहीं है, ठीक है। इन दो बातों से हम बड़े आराम से हमारा काम चला लेंगे। तो चलिए बड़ा आगे की कहानी, बड़ा आगे की कहानी बनाते हैं कि आखिर हमें करेंगे कैसे। सुनना बेटा, ये मान लीजिए कि आपके पास कोई कंडक्टर, बेटा इसको हम बाद में अलग से भी लिखेंगे, इसके अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रहा हूं। यहां पर हायर पोटेंशियल, बेटा यहां पर लोअर पोटेंशियल। हायर को हम प्लस से दिखाएंगे, लोअर को हम माइनस से दिखाएंगे। मान लेते हैं कि यहां पर पोटेंशियल है 0, यहां पर पोटेंशियल है V और लेंथ है L। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी लाइक दिस। इलेक्ट्रिक फील्ड की बेटा वैल्यू आप जानते हो, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन सेपरेशन। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी V अपॉन L, चेंज इन पोटेंशियल अपॉन चेंज इन पोजीशन। इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का एक नाम और था, पोटेंशियल ग्रेडियंट, मतलब चेंज इन पोजीशन अपॉन, सॉरी बेटा, चेंज इन पोटेंशियल अपॉन चेंज इन पोजीशन। सर ये पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करने की जिम्मेदारी किसकी है? बेटा पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करने की जिम्मेदारी है बैटरी की, जिसको हम अलग से हेडिंग डालेंगे कभी ना कभी। मैं आज सिर्फ बोल देता हूं कि बेटा ऐसे होती है सर्किट में बैटरी, इस तरह से दिखाएंगे, ऐसे दिखाएंगे बैटरी। बैटरी में एक लाइन बड़ी, एक लाइन छोटी। बड़ी वाली मतलब हायर पोटेंशियल, छोटी वाली मतलब लोअर पोटेंशियल। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करने की जिम्मेदारी जो है वो इस बैटरी की है। बैटरी का क्या वर्किंग वगैरह है उसको हम हल्का फुल्का देखेंगे, बहुत डिटेल तो नहीं, बहुत हल्का फुल्का देखेंगे। डिटेल तो बड़ा आपके है ना केमिस्ट्री के अंदर आएगी, है ना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वगैरह के अंदर बड़े आराम से आएगी। अपन बड़ा फिर भी हल्की फुल्की डिटेल तो देखेंगे, ठीक है। अब जैसे ही आपने इलेक्ट्रिक, अब देखो आपने दोनों काम कर दी,
आपने इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्रिएट कर दी और क्लोज्ड लूप भी बना लिया। अगर आपने ये क्लोज लूप ना बनाया होता तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर इकट्ठे आते, पॉजिटिव चार्ज यहाँ इकट्ठा आता और उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर देना था ऐसे, और जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे क्रिएट होता बड़ा वैसे वो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को बड़ा कैंसिल आउट करता और अगेन आपके बड़ा चार्ज पार्टिकल्स जो हैं वो एक पॉसिबल एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव नहीं करते और करंट नहीं आता। तो बेटा मैंने इस पूरे के पूरे सिस्टम को इस तरह से क्लोज किया ही इसलिए। फेयर एनफ। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, इसके कारण अब जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं बड़ा वो ड्रिफ्ट होंगे, उनको घसीटोगे आप। अगर m मास का कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है तो ये m मास के इलेक्ट्रॉन पर इस तरफ एक फोर्स लग रहा है E इंटू ई, उसका एक्सेलरेशन है बेटा E इंटू ई अपॉन एम, और इलेक्ट्रॉन्स आपके दौड़ते दौड़ते इस तरफ आएंगे। अगर इलेक्ट्रॉन्स दौड़ते दौड़ते इस तरफ आएंगे तो हम कह सकते हैं कि आपका जो करंट है बेटा वो ऐसे आएगा। इलेक्ट्रॉन्स चलते 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 यूं आएंगे तो आपका बेटा करंट चलते 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 यूं आएगा। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने आखिर किया क्या? इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को एक प्रिफर्ड डायरेक्शन दे दी, इलेक्ट्रॉन्स को एक प्रिफर्ड डायरेक्शन दे दी और इलेक्ट्रॉन्स को आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में घसीटना स्टार्ट कर दिया। अब मेरी बात सुनिएगा, अब बड़ा मेरी बात सुनिएगा। अंदर क्या चल रहा है मैं उसको डिस्कस कर रहा हूं। मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी तो कोई इलेक्ट्रॉन जो है पहले बेटा यहां से यहां जाता है और लैटिस में कोई टक्कर करता है, फिर बेटा इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाता है, फिर कोई टक्कर करता है, फिर इलेक्ट्रॉन बेटा यहां से यहां जाता है, फिर लैटिस में कोई ना कोई टक्कर करता है। ऐसे रैंडम टक्कर कर रहा है, यहां से यहां जाना, यहां से यहां जाना, यहां से यहां जाना। दो टक्कर के बीच का जो टाइम है उसके एवरेज को इलेक्ट्रॉन का भागना, लैटिस से टक्कर करना, फिर एक लैटिस से दूसरे लैटिस से टक्कर करना, इसके बीच का जो टाइम इंटरवल है उन सब का जो एवरेज होगा उसको बड़ा हम रिलैक्सेशन टाइम कहेंगे, फिर मीन रिलैक्सेशन टाइम कहेंगे। उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे टाउ से। दिस इज योर मीन रिलैक्सेशन टाइम। कोई भी इलेक्ट्रॉन के दो टक्करों के बीच का जो टाइम इंटरवल है उन सब का जो एवरेज है बड़ा उसे हम मीन रिलैक्सेशन टाइम कहेंगे। बड़ा दिस इज एवरेज ऑफ टाइम इंटरवल between two collisions of an electron with lattice। बड़ा इलेक्ट्रॉन ऐसे रैंडम पॉसिबल डायरेक्शन जा रहा होगा, ठीक है। अब मान लीजिए कि मैंने ना इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी। अब जैसे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी और मान लीजिए कि मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी है इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी है, इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी है, तो ऑफ कोर्स इस इलेक्ट्रॉन पर एक फोर्स आ गया है इस तरफ और उसकी वैल्यू है E इंटू ई, तो इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन आ गया है इस तरफ E अपॉन एम। अब इसका मोशन देखना, अब इस इलेक्ट्रॉन का मोशन होगा ऐसे, जिधर जाना चाहिए था उससे हल्का सा इधर आया है, जिधर जाना चाहिए था उससे हल्का सा इधर आया है, जिधर जाना चाहिए था बड़ा उससे हल्का सा इधर आया है। एक तरह से आपने इलेक्ट्रॉन को इस तरफ घसीट लिया है। किस तरफ घसीट लिया है? इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट आपने ड्रैग कर लिया है। तो सर उससे क्या? उससे ये कि जरा एक बात सोचना कि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी और जब इलेक्ट्रॉन्स का मोशन रैंडम था उस केस में इलेक्ट्रॉन एक यहां से यहां आया, फिर यहां से यहां, फिर यहां से यहां। कोई इलेक्ट्रॉन अगर यहां से यहां आया होगा तो कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन ऐसा भी होगा जो यहां से यहां पहुंचा होगा। हर रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो कोई इलेक्ट्रॉन अगर यहां से यहां पहुंचा तो कोई इलेक्ट्रॉन यहां से आए पहुंचा होगा। लेकिन जैसे ही आपने ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, अब क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आना था वो यहां से यहां पहुंचा
और जो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाना था वो यहां से यहां नहीं जाएगा, वो यहां से यहां जाएगा। तो इस कारण से सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो जहां जहां जाने चाहिए थे उससे हल्के फुल्के इधर ड्रैग हो रहे हैं, ड्रिफ्ट हो रहे हैं। किस तरफ ड्रिफ्ट हो रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। तो मैं इतना तो जानता हूं कि जो रैंडम वेलोसिटी थी उसके कारण किसी प्रकार का कोई करंट नहीं था, लेकिन ये जो ड्रैगिंग है ये तो सब में कॉमन है, ये तो बड़ा सब में कॉमन है। और अगर ये ड्रैगिंग सबके अंदर अगर कॉमन है तो ऑब्वियस बात है कि इस ड्रैगिंग के कारण कोई ना कोई करंट आ सकता है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि बेटा मान लीजिए कि किसी इलेक्ट्रॉन के पास वेलोसिटी है, सुनना बेटा, किसी इलेक्ट्रॉन के पास वेलोसिटी है, उसकी रैंडम वेलोसिटी u, बेटा हम शुरुआत से रैंडम वेलोसिटी को u लिखते आए हैं, प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। कितना एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन है चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तो हो गया बेटा फोर्स अपॉन मास इनटू टाइम। किसी भी टाइम पर ये वेलोसिटी है, किसी भी टाइम पर बेटा ये वेलोसिटी है। फेयर एनफ। ये पहले वाले पार्टिकल की है, ऐसे हजारों करोड़ों अरबों खरबों इलेक्ट्रॉन्स होंगे। उस पहले पार्टिकल की ये आपकी रैंडम वेलोसिटी, चार्ज सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, मास सेम है, टाइम बेटा अलग अलग हो सकते हैं। दूसरा इलेक्ट्रॉन, उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो रैंडम वाली थी वो, प्लस बेटा एक्सेलरेशन इनटू बेटा उसका कोई ना कोई टाइम t2, उसको बेटा टकराने वाले टाइम t2 लगा होगा। इसी तरह से बेटा मान लो कि कोई nth इलेक्ट्रॉन है, उसकी वेलोसिटी होगी, उसकी रैंडम वेलोसिटी un प्लस एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन है e अपॉन n, टाइम है बेटा tn। मैं जानता हूं कि इसके कारण कोई करंट नहीं है, हो सकता है कि इनके कारण कोई करंट हो। अब अगर मैं आपसे पूछूं बेटा मुझे इन सारे की सारी वेलोसिटीज का एवरेज चाहिए, एवरेज चाहिए, तो मेरे बच्चे बोले सर एवरेज आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा। एवरेज पहले इनका एवरेज लो, तो मैं बोलूंगा बेटा इन सब का एवरेज, इन सब का एवरेज तो आएगा u1 प्लस u2 प्लस 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 अप टू un डिवाइड बाई n माइनस e अपॉन m इंटू t1 प्लस t2 प्लस प्लस tn अपॉन n। ऐसे लिखा बेटा एवरेज। ये एवरेज तो मेरे बच्चे जानते हैं कि सर रैंडम वेलोसिटी का एवरेज तो आएगा 0। इसको देखो, ये सारी वेलोसिटीज ऐड कर दी और डिवाइड बाई n कर दिया। इस टाइम को हम जानते हैं बेटा, कौन है ये? सारे के सारे टकराने के टाइम कितनी आपका टाइम होगा उन सबका एवरेज। एक को टकराने में टाइम लगा t1, दूसरे को टकराने में टाइम लगता है t2, तीसरे को t3, t4, t5, t6, t7, n पार्टिकल्स हैं, तो उन सबका एवरेज क्या आएगा? रिलैक्सेशन टाइम, सॉरी मीन रिलैक्सेशन टाइम। तो आप कह सकते हो कि मेरे पास एवरेज वेलोसिटी आ गई, हमारे पास एवरेज वेलोसिटी आ गई है माइनस ई अपॉन m इंटू टाउ। माइनस ना याद करना चाहता तब भी कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई इसमें इशू नहीं है। बस ये माइनस साइन तो सिर्फ और सिर्फ ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है आपकी एवरेज वेलोसिटी है बेटा उसके अपोजिट है। ये बेटा आपकी आ गई एवरेज वेलोसिटी, एंड दिस एवरेज वेलोसिटी इज आल्सो नोन एज, मेरे प्यारे बच्चों, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वेक्टर लगा दो बेटा। ड्रिफ्ट मतलब बेटा एक तरह से घसीटना, खींचना, ड्रैग करना। बेटा दिस इज योर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है आपने उसके अपोजिट डायरेक्शन में ड्रैग किया है। चलिए बेटा हमने बहुत बड़ा काम निपटा लिया, अब तो बेटा बहुत बड़ा काम निपटा लिया। अब एक नई हेडिंग लिखिए, इसी बात को आगे बढ़ाऊंगा बेटा, मेरे पास कोई नई बात नहीं है, बट आगे चलिए बेटा, आगे चलिए बेटा। नेक्स्ट इज करंट इन कंडक्टर। बड़ा डायग्राम वायग्राम बड़ा वही है, ये बड़ा आपके पास कंडक्टर है, आपने बड़ा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया था। कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया? तो आप बोलोगे मैंने वी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया। एल बड़ा हमारे कंडक्टर की लेंथ है, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई है आपकी वी बाई एल,
तो इलेक्ट्रॉन्स को आप घसीट रहे हो इस तरफ और उस कारण करंट आ रहा है इस तरफ। इस करंट को मैं लिखना चाहता हूं, सुनना बेटा, मैं इस करंट को लिखना चाहता हूं। कैसे? N इंटू ए इंटू क्यू इंटू वी। वही फॉर्मूला बेटा, कितने नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम? ए क्या है? ए है बेटा इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्यू क्या है? चार्ज, वी क्या है? वेलोसिटी। किसकी? उन चार्ज पार्टिकल्स की। लिखा बेटा एन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ए है क्रॉस सेक्शनल एरिया, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है बेटा माइनस ई, वी है बेटा आपके पास ई अपॉन एम इंटू टाउ। बेटा मैंने वो माइनस माइनस उड़ा दिया, मैं बेटा जानबूझ के यहाँ पर वेक्टर इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि बेटा हमारा करंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। हालांकि डायरेक्शन बेटा हम पता समझ गए कि जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन है करंट की डायरेक्शन भी उसी तरफ है, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे करंट वेक्टर है। हमारे पास करंट का फॉर्मूला आ गया बेटा, बेटा क्या आ गया? एन ए ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम इंटू वी। मैं हर एक का अर्थ बता रहा हूं। एन क्या है? एन है फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेरे प्यारे बच्चों। ए क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया। स्मॉल ई क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। एम क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, उनको लिखने की जरूरत नहीं है। टाउ क्या है? मेन रिलैक्सेशन टाइम। और ई क्या है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये पसंद नहीं है, इसको लिख दो एन ए ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम। वी को हम लिख सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन लेंथ। बड़ा पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन लेंथ। अब बड़ा बहुत सारी टर्म्स अचानक से आएंगी यार, है ना। हम बहुत देर से डेरिवेशन ही कर रहे थे इसलिए बोर हो गए। अब अचानक से बड़ा ये मान लो कि टर्म्स की बाढ़ लग जाएगी और उसमें से दो चार जो आपको बढ़िया लगे बेटा वो तो याद करनी है। उनके साथ तो पूरा चैप्टर निकालना अपन को, तो वो तो अपन को याद करनी बेटा, है कि नहीं। लेकिन अब एक बार है ना बहुत सारे टर्म्स का बाढ़ आ जाएगी, अपन कल उनको वापस से देख लेंगे, है ना। अभी तो बड़ा मैं सिर्फ और सिर्फ टर्म्स लिख रहा हूँ, बाकी बातें उन टर्म्स के हम कल देख पाएंगे यार, है ना। आज थोड़ा सिर्फ और सिर्फ इतना ही हो पाएगा कि हम लोग टर्म्स लिख लें। सुनना बेटा, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू एम, ऊपर गया, एन ई स्क्वायर टाउ, एन ई स्क्वायर टाउ एल अपॉन ए इंटू आई। आपने छोटी क्लास के अंदर ये पढ़ा होगा कि दिस इज नोन एज ओम्स लॉ। बस आपने छोटी क्लास में ये पढ़ा होगा कि V इज इक्वल्स टू आर इंटू आई। आर बेटा आपका ये है, आर है आपका रेजिस्टेंस दैट इज एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ एल अपॉन ए। ये बेटा आपका रेजिस्टेंस है। दिस इज रेजिस्टेंस। जो बेटा आपका ये वायर है, इस वायर का रेजिस्टेंस है, ठीक है बेटा। रेजिस्टेंस शब्द कहां से आया वो तुम समझ गए होंगे कि बेटा रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू V अपॉन आई। रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा करंट उतना ही कम होगा। आपके इस तार का रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा उतना ही ये करंट को फ्लो कराने को रोकेगा, इसलिए इसका नाम निकाल दिया रेजिस्टेंस। जितनी बातें समझ में आती हैं सारे लिखते हैं बेटा। स्केलर अपॉन स्केलर, ऑफ कोर्स स्केलर। यूनिट, मेरे बच्चे बोलेंगे सर यूनिट तो मैं लिखूंगा उसके वोल्ट पर एम्पियर, बिल्कुल सही बात है बेटा, लेकिन हम इसे ओम लिखेंगे, हम इसे ओम लिखेंगे। ओम का बेटा साइन है ये, हालांकि साइन का नाम बेटा ओमेगा है, इसे कैपिटल ओमेगा बोलते हैं। जैसे ये बेटा अपना स्मॉल ओमेगा, ये अपना कैपिटल ओमेगा, ठीक है। नाम बेटा ओम ही है, साइन का नाम बता रहा हूँ कि ओमेगा। यूनिट बेटा ये है। काश मुझे कोई इसकी डायमेंशन लिखा दे बेटा, मजा ही आ जाए। आप बोलोगे सर डायमेंशन पहले वोल्ट की लिखो फिर नीचे सर करंट की तुम लिख देंगे। बेटा करंट की तो हम जानते हैं ए, ओ सॉरी ए नहीं बेटा, करंट की तो अपन आई लिखते थे ना, सॉरी। वोल्ट की सर, वोल्ट की याद नहीं, कोई बात नहीं बेटा। वर्क डन अपॉन चार्ज,
वोल्ट क्या था, वर्क डन अपॉन चार्ज। वर्क डन कितना होता है, mL/t-2 बेटा, चार्ज क्या होता है, IT। ले जा बेटा, कर दो सॉल्व। मेरे पास हो गया mL/t-3 I-2। ठीक है बेटा, ये रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड कर रहा है, देखो बेटा मैंने जानबूझ के ना स्टाइल से लिखा है इसको। ये तो चलो अपनी जगह है, ये L और A क्या है, ये L है लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया। इट मीन्स दैट दिस रेजिस्टेंस इज प्रॉपर्टी ऑफ शेप, साइज एंड ज्योमेट्री ऑफ द वायर। आज तो ये सर्कुलर ऐसे सिलेंड्रिकल था, कल बड़ा मान लो कोई रैंडम शेप हुआ तो फॉर्मूला कुछ और आ जाएगा, लेकिन रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करेगा, लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया पर डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब उस तार की शेप, साइज और ज्योमेट्री पर डिपेंड करेगा। तो रेजिस्टेंस विल डिपेंड ऑन शेप, साइज एंड ज्योमेट्री ऑफ वायर। अगली बात, शेप, साइज एंड ज्योमेट्री ऑफ वायर, वो तो इस पे निपटा दिया अपन ने। इसको देखो यार, इसमें भी कुछ ना कुछ है। m तो यार मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो फिक्स है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स है, n पर डिपेंड करेगा कि कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपके पास हैं। तो आपका मेटेलिक नेचर जितना अच्छा होगा, आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स उतने ही ज़्यादा होंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा होंगे, रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। तो जितना अच्छा मेटेलिक नेचर, रेजिस्टेंस उतना ही कम। रेजिस्टेंस कम मतलब बेटा करंट को फ्लो होने की आज़ादी उतनी ही ज़्यादा। समझ गए होंगे। आगे चल बेटा, सर टाउ पर भी डिपेंड करता है। हाँ बेटा, टाउ पर भी डिपेंड करता है। सर टाउ किस पर डिपेंड करता है, अब सुनना ये इंपॉर्टेंट है और उसमें हम अलग से एक पूरा टॉपिक लिखेंगे, लेकिन समझा भी रहा हूं। अगर मान लीजिए कि आपके मेटल का टेम्परेचर ज़्यादा है, मेटल का अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की रैंडम वेलोसिटी ज़्यादा है। टेम्परेचर ज़्यादा है तो जो आपकी रैंडम वेलोसिटी है वो ज़्यादा है। रैंडम वेलोसिटी ज़्यादा है तो लैटिस के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच जो टक्कर वाला समय है, भाई इलेक्ट्रॉन्स यहां से बाकी यहां गए, रैंडम वेलोसिटी जितनी ज़्यादा होगी टक्कर का टाइम उतना ही कम होगा। तो टाउ उतना ही कम होगा। टाउ जितना कम होगा, रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा। तो आपके तार का टेम्परेचर ज़्यादा तो इलेक्ट्रॉन्स के पास रैंडम वेलोसिटी ज़्यादा। रैंडम वेलोसिटी ज़्यादा तो एक टक्कर से दूसरे टक्कर के बीच का समय कम। वो समय कम तो ऑफकोर्स आपका रेजिस्टेंस, वो समय कम तो बड़ा रेजिस्टेंस आपका ज़्यादा। हालांकि इसको हम अलग से पूरा टॉपिक लिखेंगे, लेकिन अभी मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये आ गया हमारा रेजिस्टेंस। ले मैंने कहा ना बेटा, टर्म्स की बाढ़ आ जाएगी बेटा, अभी उस बाढ़ को ही निपटाते हैं ना, फिर धीरे धीरे देख लेंगे अपना। आगे चलिए बेटा, ये मेरे काम का है बेटा, मैं इसको मिटा नहीं रहा। रेजिस्टेंस को है ना आप लिख दो कि ज्योमेट्रिकल टर्म्स अलग निकाल लो और इसको अलग लिख लो, और आप लिख सकते हो रेजिस्टेंस इज रो एल अपॉन ए। ये रो लिख दिया, रो बेटा देखना क्या हो गया, m अपॉन n ई स्क्वायर टाउ। ये है हमारी बेटा रेजिस्टिविटी। ये था रेजिस्टेंस, ये है रेजिस्टिविटी। और दोनों मेन अंतर क्या है कि रेजिस्टिविटी शेप, साइज और ज्योमेट्री पर डिपेंड नहीं करती। रेजिस्टिविटी तो किसी मेटल की होती है, हाँ वो इस बात पर डिपेंड कर सकते हैं आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो अगेन बेटा आपका जो टाउ है वो घट जाएगा, टाउ घट जाएगा, रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी, वो अलग बात है। लेकिन रेजिस्टिविटी की मुझसे पूछा कि सर क्या यूनिट होगी, तो मैं कहूंगा ओम इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर। तो मैं लिख दूंगा ओम इंटू मीटर। डायमेंशन क्या होगी, इस पूरे को लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो, तो आप बोलो लेंथ से कर दो ना बेटा, तो आप बोलोगे सर m l की पावर 3 t की पावर -3 i की पावर -2। आगे चलो बेटा, ये रेजिस्टिविटी बेटा किस पर अच्छा बेटा स्केलर, हाँ बेटा ऑफ कोर्स स्केलर।
यूनिट हो गया, डायमेंशन हो गया। बेटा किस पे डिपेंड करेगी? शेप, साइज और ज्योमेट्री पे डिपेंड करेगी। आप बोलोगे ना सर ये शेप साइज ज्योमेट्रिकल टर्म निकाल के जो बची है उसी को तो हमने रेजिस्टिविटी नाम दिया है। सर ये शेप साइज ज्योमेट्री पे डिपेंड नहीं करेगी, ये डिपेंड करेगी, डिपेंड्स ऑन मीडियम। बेटा मीडियम पर डिपेंड्स ऑन मटेरियल लिख दो बेटा भाई, वही मटेरियल अच्छा कंडक्टर होगा, अच्छा कंडक्टर होगा, एन बड़ा होगा, रेजिस्टिविटी छोटी होगी। बेटा वापस से वही बात कि जितने आपके गुड कंडक्टर होंगे एन की वैल्यू ज्यादा, मेरे बच्चे रो की वैल्यू कम, इंसुलेटर्स में रो की वैल्यू ज्यादा। वही बात बेटा। क्या टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा? ऑफ कोर्स करेगा। जितना ज्यादा टेम्परेचर करोगे बेटा रेजिस्टिविटी तो बढ़ेगी। लॉजिक बेटा वापस से वही है, सेम है सेम। चलिए बेटा आगे चलिए, आगे चलिए, आगे चलिए। मैंने जैसा कहा बेटा एक बार के लिए थोड़ी देर के लिए बेटा नई बहुत सारी टर्म्स आएंगी जिसमें से मेन टर्म्स रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी है। फिर बेटा दो टर्म्स और हैं जो आपको पता होनी चाहिए, आ जाए थोड़ा लिख देंगे, और वो है बेटा हमारा करंट इज इक्वल्स टू एन ए ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम एल। इंटू वी। बेटा I इज इक्वल्स टू, बेटा मैं इसे S लिख रहा हूं, I इज इक्वल्स टू S इंटू वी। मैंने इस टर्म को S बोल दिया है। बेटा देखना S किसको बोल दिया आपने? बेटा S आपने बोल दिया एन ई स्क्वायर टाउ एल अपॉन एम इंटू ए। आप बोलोगे सर कुछ नहीं है सर, तो 1/r है। सर तो 1 रेजिस्टेंस है। बिल्कुल सही बात है बेटा। और सारी कहानी रेजिस्टेंस वाली, स्केलर है, ये है, वो है, सब 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 सेम, सब सेम। डायमेंशन लिखना चाहो लिख दो, सब लिख दो। ये रेजिस्टेंस का उल्टा है, इसका नाम है बहुत ही प्यारा सा, दैट इज कंडक्टेंस। और रेजिस्टेंस का उल्टा क्या है? कंडक्टेंस। ठीक है। यूनिट क्या है? यूनिट क्या है? ऑफ कोर्स एम्पियर पर वोल्ट। बड़ा क्या है? एम्पियर पर वोल्ट। इसको आप ओम इनवर्स भी कह सकते हो। बड़ा कई बुक्स में इसको MHO भी लिखते हैं। बेटा क्या लिखते हैं? MHO। OHM को MHO। हमेशा नहीं होता ऐसा, यही होता है। ठीक। एक यूनिट और है, बहुत ही लेस यूज्ड है, बट कहीं बेटा लिखा हुआ देख लो तो कम से कम घबराओ नहीं, इसलिए बेटा साइमेंस। ठीक है ना, ये इसकी। और बेटा डायमेंशन, 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 डायमेंशन। ऊपर तो करंट, तो उसका तो I आ गया, नीचे वोल्ट। सर वोल्ट की याद नहीं है बेटा, वोल्ट होता है वर्क अपॉन चार्ज। चार्ज बेटा होता है IT। बेटा मेरे ख्याल से आ गया m की पावर -1, L की पावर -2, I की पावर 2 और T की पावर 3। ये है हमारा कंडक्टेंस। ठीक है ना। कंडक्टेंस किस किस पर डिपेंड करेगा? ऑफ कोर्स बेटा n पर डिपेंड करेगा, टाउ पर डिपेंड करेगा, L पर। जो R डिपेंड कर रहे थे वही बेटा आपका S डिपेंड कर रहा है, बस उल्टा है। जितना अच्छा कंडक्टर होगा n की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी, कंडक्टेंस उतनी ज्यादा होगी। सेम बात बेटा। टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा बेटा आपका ये टाउ उतना ही कम होगा। टेम्परेचर जितना ज्यादा टाउ उतना ही कम, टाउ कम तो बेटा कंडक्टेंस भी कम। सेम बात है बेटा, उल्टी पड़ गई, वो कुछ नहीं, अलग से कुछ नहीं लिखना। ये जो आपने अंदर लिखा हुआ है एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम, इससे बेटा मैं सिग्मा से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। जिस तरह से m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ को रेजिस्टिविटी बोला था, तो इसके उल्टे को बेटा हम नाम देंगे, मेरे ख्याल से मेरे बच्चे मेरे साथ बोल भी रहेंगे कि सर इसका नाम कंडक्टिविटी निकाल दो। इसका नाम रेजिस्टिविटी तो इसका नाम कंडक्टिविटी। अगेन बेटा सेम कहानी, सेम बात है। इसकी यूनिट क्या होगी? इसकी यूनिट होगी ओम इंटू मीटर का इनवर्स। डायमेंशन क्या होगा बेटा? इसका उल्टा, दैट इज m-1 L-3 T की पावर 3 I की पावर 2।
ठीक है। कंडक्टिविटी बेटा जस्ट आपकी रेजिस्टिविटी की उल्टी डिपेंड करेगी मेटल पे, हाँ ऑफ कोर्स करेगी बेटा, वही सब बात है, कोई अलग से बात नहीं बेटा। हाँ एक लास्ट बात और, मैं मानता हूं बेटा अचानक से मैंने बहुत सारे टर्म्स लिख दिए हैं, लेकिन काम की बेटा रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी है, बाकी तो ठीक है बेटा अपने ऐसे ही लिख दिए बेटा। मैं बहुत देर से इसको मिटा नहीं रहा था, आप समझ गए होंगे बेटा कि मैं कुछ ना कुछ इसका करना चाह रहा हूँ। सुनना बेटा, सुनना बेटा, ए को नीचे ले आओ, I upon A is an E square tau n E square tau upon M into E। I upon E को हम जानते हैं बेटा करंट डेंसिटी, तो हम लिख सकते हैं करंट डेंसिटी इज इक्वल्स टू एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम। अरे यार वापस से वो लिख दिया, हाँ ठीक है, इंटू ई। बड़ा वेक्टर भी लगा सकता हूँ ना, क्योंकि जिस तरफ आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी करंट भी उसी तरफ होगा, करंट डेंसिटी भी उसी तरफ होगी। ये देखा देखा सा लग रहा है, आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल देखा देखा लग रहा है। ये हमारी कंडक्टिविटी है, तो J वेक्टर इज इक्वल्स टू सिग्मा टाइम्स E वेक्टर। हो सकता है बेटा कभी काम आ जाए, किसी बढ़िया सवाल में कभी काम आ जाए, मैं खुद करा दूंगा आपको बढ़िया सवाल इस पर। हालांकि बेटा बुक्स वगैरह में इस पर सवाल कम ही होते हैं, बट फिर बेटा हो सकता है कभी काम आ जाए यार। इसी तरह से मैं लिख सकता हूँ J इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रो इंटू E वेक्टर। अरे यार कंडक्टिविटी इज 1 अपॉन रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी अपन लोगों ने रो से डिफाइन कर रखी है, रो को ऊपर ले जाओ बेटा, मेरे पास आ गया E वेक्टर इज इक्वल्स टू J वेक्टर इंटू रो। दोनों को याद करने की जरूरत नहीं है, दोनों में से कोई सा एक याद कर लो, जैसा आप जानते बेटा सेम तो है। मैं तो बड़ा ये याद रख रहा हूँ, मैं तो ये याद रखता हूँ, मुझे याद रहता है, ये याद है तो ये भी याद हो जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। चलिए बेटा हमने बेटा मोस्टली टर्म्स डिफाइन कर दी बेटा, है ना बेटा, अपन लोगों ने मोस्टली बेटा टर्म्स डिफाइन कर दी, बस एक टर्म बची है बेटा, अपन वो कल देखते हैं। और होमवर्क में बेटा वही है कि है ना अपनी ग्रेविटेशन की शीट निपटाओ, और बेटा उससे पहले कि अगर मान लो कोई बैकलॉग बचा हो, करंट उसे बेटा क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बचा हो तो उसे निपटाओ, ठीक है। कल पढ़ने के बाद ही बेटा अपन से इसके सवाल बन पाएंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के, उससे पहले नहीं बन पाएंगे, ठीक है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी की शीट बेटा आ जाएगी आपके पास, और काम तभी देंगे, ठीक है। अभी कोई काम नहीं है, अपने ग्रेविटेशन की और हाँ ग्रेविटेशन की और इलेक्ट्रो की शीट निपटाओ। चलिए बाय।